प्यारे बगुआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बगुआ लोग। तो बगुआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बगुआ लोग, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है बगुआ लोग। कौन सा वीडियो है? 5वां, है ना। तो ये हमारा गेस प्रश्न है बगुआ लोग, है ना। कोशिश है हमारी यही है, हमारी यही कोशिश है कि जो हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, है ना, वो 100% इसी से आएगा। यही हमारी कोशिश है बगल लोग। ये हमारा ज्योग्राफी यानी भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बगल लोग, है ना, क्लास 10th का है। और हमारी यही आपसे निवेदन है कि भूगोल रटे नहीं, इसको समझिए बगल लोग, है ना। समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हो, है ना, उसको समझ करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने तरह से लिख दीजिएगा, है ना, उसको समझ करके, तो समझिए कि वो क्वेश्चन आपका अपना हो गया। आप फिर कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा, है ना। तो हमारी यही कोशिश है बगल लोग कि आप इसे प्लीज़, है ना, रटिए नहीं, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बगल लोग वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। और प्लीज़ बगल लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ बगल लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं बगल लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 40, है ना, 1 है। और 1 से 40 तक के बगल लोग, है ना, हम आपको प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका बना दिए हैं बगल लोग, है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। ये हमारा आपका 41, है ना, 41 नंबर क्वेश्चन है बगल लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए बगल लोग। तो हम इसको, है ना, लघु की तरह बना दिए हैं, अंतर भी दे दिए हैं और साथ साथ में खादर और बांगर की मिट्टी के बारे में विशेषता भी बता दिए हैं। अगर लॉन्ग में पूछ देगा तो कैसे आप बनाइएगा, तो इसको हम दोनों तरीका से बना दिए हैं बगल लोग, है ना। तो चलिए इसको उत्तर में कैसे लिखिएगा। लिखिएगा, खादर एवं बांगर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। जो खादर एवं बांगर जो मिट्टी है, ये किसका प्रकार है? जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है बगलो, है ना। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अपक्षेपों के जमा होने से होता है, अर्थात इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है ना। नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है ना बहा करके, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है ना। कौन सा मिट्टी का? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और उसी का ये दोनों भाग है बगुआ लोग, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। आपको आया समझ में, है ना। आगे देखिए, इसमें लिखा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी को, है ना, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसी का देखिए, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोमट मिट्टी, है ना। दोमट मिट्टी भी इसको बोला जाता है बगल लोग, जलोढ़ मिट्टी को। कहता है, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, भारत में, है ना। भारत में आपको सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलता है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आया समझ में? जो पुराना है, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी हो गया है ना, जो पहले से बहा करके लाया जा रहा है और ला करके वो जमा हो रहा है, धीरे धीरे पुराना हो गया मिट्टी, तो उसको बोलते हैं बांगर, है ना। और जो अभी नया नया आ रहा है, दह करके आ रहा है ना, पानी के द्वारा दह करके आ रहा है मिट्टी, तो उसको बोला जाता है खादर मिट्टी। आया समझ में? क्लियर है? आगे देखिए बगल इसमें हम लोग, है ना, देखते हैं। कहता है कि जलोढ़ मिट्टी है ना, उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। जो हमारा जलोढ़ मिट्टी है ना, इसमें बहुत ज्यादा उपजाऊ, अब जो उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है बगल लोग, है ना। कहता है इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है ना। अगर कोई पूछ दे, है ना, या क्वेश्चन में पूछ दे कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो लिखिएगा, धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है बगल। अब चलिए, इसका जो अंतर पूछा था ना, किस इसका क्वेश्चन यह है, वो तो हम आपको इसका परिचय बता दिए। अगर कभी खादर और, है ना, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कहेगा कि जलोढ़ मिट्टी के विशेषताओं, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बताइए,
तो क्या लिखिएगा, तो इसी से लिख दीजिएगा। या फिर कहेगा खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी किस तरह से बनती है, तो आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से लिख दीजिएगा, है ना। मैंने इससे आप बहुत तरह के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं खादर और बांगर को। अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं ना, है ना, क्वेश्चन, तो समझिए कि आप खादर और बांगर वाले जो क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं, आप टोटल का जवाब दे दीजिएगा, अगर इतना आप, है ना, सही तरह से दिमाग में सेट कर लेते हैं तो। चलिए बउआ लोग, है ना, खादर और बांगर का जो अंतर है ना, 3 गो अंतर पूछा है, उसको देखिए हम जवाब हम लोग दे रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट में लिखे हैं, है ना, एक तरफ बांगर लिख दिए हैं, एक तरफ खादर है, एक तरफ बांगर है। अब चलिए खादर में लिखिएगा कि नई जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। क्लियर है, जो नया जो नयका जो मिट्टी बह करके आया उसको क्या बोलते हैं, खादर। देखिए अगर जो ऊपर वाला हम लोग अगर ध्यान से पढ़ लिए होंगे, ऊपर वाला जो हम लिखे हैं, है ना, तो उसको आप पढ़ लिए हैं, तो पक्का 3 अंतर आप अपने मन से लिख दीजिएगा, 3 अंतर आप अपने मन से बना दीजिएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है बगल। तो चलिए इसका पहला अंतर में लिखेंगे, खादर में लिखेंगे, खादर के साइड में, कि नई जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है, और बांगर में लिखेंगे, है ना, पहला पॉइंट में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है ना, बांगर कहलाती है। क्लियर है, बांगर मिट्टी कहलाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। क्लियर है। चलिए इसमें लिखिएगा बउआ लोग दूसरा पॉइंट में खादर में, कि इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं। अब बांगर में लिखिएगा, है ना, कि इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं, है ना। खादर में मिट्टी के कण महीन, अब बांगर में मिट्टी के कण मोटे। क्लियर है। तीसरा देखिएगा अंतर, यह नदी के, है ना, समीपवर्ती क्षेत्र में मिलता है। इन नदी के समीप, जो नदी के जो नजदीक वाला जो जमीन है ना, क्षेत्र है, उसमें ही मिलता है। आई हो गया, जैसे देखिए धीरे धीरे पुराना होगा, जैसे कह दिया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तब पुरानी होगा कब, जब नया मिट्टी आते जाएगा वह किनारा पर लगते जाएगा, तो जो पुराना जो पहले से आया है मिट्टी वो तो दूर क्षेत्र दूर होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोचिए। जो नया आएगा वो होगा नजदीक, और जो दूर होगा, है ना, जो पहले से आ चुका है तो दूर होगा। तो यह नदी के, है ना, दूरवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। क्लियर है। आप इसको बना सकते हैं कि नहीं। इसमें हम खाली यही वाला अंतर नहीं को अलग से जोड़े हैं कि खादर मिट्टी महीन होती है और बांगर मिट्टी क्या होती है, मोटी होती है ना। क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा वो लोग, और अपनी भाषा में इसको बना करके आप जरूर जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए अगला देखिएगा वो लोग। अगला कहता है क्वेश्चन कि रबी की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं। तो चलिएगा वो लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे लिखिएगा जो बताते हैं हम आपको। लिखिएगा शीत ऋतु की फसल रबी कहलाती है। जो शीत ऋतु, जो ठंडी के मौसम की जो फसलें होती है वो क्या होता है, रबी फसल होता है। इन फसलों की बुआई के समय, है ना, बुआई के समय बुआई के समय बुआई के समय, है ना, शीत, यहाँ पे शीत होगा बाबा लोग, शीत तापमान, शीत मैंने ठंडी वाला मौसम आ जाता है ना, शीत तापमान, तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। उसमें तो जानवे करते हैं, है ना, हल्का हल्का ठंडी आ जाता है बाबा लोग, है ना, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। मैंने उसमें क्या आ जाता है, शीत ऋतु आ जाता है, ठंडी ऋतु आ जाता है कि नहीं। तो कहता है रबी फसल का पौधा लगाने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, है ना। रबी फसल की कटाई का समय होता है फरवरी से अप्रैल हो जाता है बगल। को लेट महीना तक लगता है, दिसंबर, है ना, तो लास्ट तक लगता है, तो अब काटते काटते अप्रैल चला आता है बगल लोग। रबी की प्रमुख फसलें में देखिए कौन कौन आता है आपको। गेहूं आता है, जव आता है, जई आता है, मटर, चना, सरसों, है ना, बरसीम, आलू, मसूर, लहसुन, है ना,
लहसुन, लहसुन, यहाँ गलती लिखा गया बगल लोग, है ना, लहसुन होगा, है ना। तो इस तरह से आप रबी की फसलें, है ना, का आंसर दे सकते हैं बगल लोग। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगल लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 43 देखते हैं। देखिएगा बगल लोग 43 क्वेश्चन कहता है खरीफ की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें इसका आंसर कैसे लिखिएगा बाबा लोग, लिखिएगा वर्षा ऋतु की फसलें खरीफ फसल कहलाती है ना। वर्षा ऋतु की फसलें खरीफ फसल कहलाती है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। क्लियर है, आगे लिखिएगा, है ना। आगे है बगलो इसमें कहता है खरीफ फसल का पौधा लगाने का समय होता है मई से जुलाई, मई से जुलाई, मई से जुलाई महीना के बीच में बगलो खरीफ फसल लगता है ना। और इसकी कटाई होती है, खरीफ फसल की कटाई का समय होता है सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर। खरीफ फसल की प्रमुख फसलें हैं आपको ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू इत्यादि। बहुत सारा है बगवा लोग, है ना। आशा करते हैं कि खरीफ फसल के बारे में आप समझ गए होंगे बगवा लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा बगवा लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है। कहता है कि जल विद्युत के उत्पादन के उपयोगों को लिखे, जल विद्युत के उत्पादन के उपयोगों को लिखे। तो लिखिएगा बगवा लोग इसमें कि जल के द्वारा विद्युत उत्पादन के निम्नलिखित कारण है, जल के द्वारा विद्युत उत्पादन के निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट में लिखिएगा बगवा लोग, है ना, नदी में प्रचुर मात्रा में जल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा नदी मार्ग में ढाल होना चाहिए। तीसरा है बगलो नदी के जल में तीव्र वेग होनी चाहिए। और चौथा है बगलो जल पर्याप्त होना चाहिए, माने जल उसमें कभी खत्म नहीं होना चाहिए, पर्याप्त रूप से जल होना चाहिए उसमें, है ना। तो क्लियर है बगलो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं बगलो, देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 कहता सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो इसको समझिएगा बगलो, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है बगलो। लिखिएगा इसका उत्तर में जब, है ना, फोटोवोल्टाइक सेल में सूर्य की किरणें, है ना, विपासित होती है और सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह उत्पादन राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधे और लंबित पड़ती है ना, लंबित पड़ती है। यह पर्यावरण के अनुकूल है ना। यही सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन हमारा सूर्य की किरणें से होता है। खास करके आपको दो जगह ज़्यादा संभावना है, एक है राजस्थान में, एक है गुजरात में। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं सीधी और लंबित पड़ती है बगल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 46 चलते हैं बगल लोग, है ना। समझते चलिएगा, दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा बगल लोग, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है चूना पत्थर के उपयोगिता को लिखे, चूना पत्थर के उपयोगिता को लिखे। तो लिखिएगा बगल लोग इसका आंसर में कि चूना पत्थर के निम्नलिखित उपयोगिता है, चूना पत्थर के निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला में लिखिएगा बगलो सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में इसमें कितना जरूरत चाहिए बगलो, कितना जरूरत होती है चूना पत्थर का, तो 76%। दूसरा है लोहा, ना लोहा, लौह इस्पात में, लौह इस्पात में, लौह, तो लौह इस्पात बनाने में कितना चाहिए चूना पत्थर, तो 16%। रसायन उद्योग में, तो रसायन उद्योग में कितना चाहिए चूना पत्थर, तो 4%, है ना। चौथा में उर्वरक कागज एवं चीनी उद्योग में, है ना, उर्वरक कागज एवं
चीनी उद्योग में, तो इसमें भी कितना चाहिए, तो 4% बगल लोग, है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर, है ना, लिख सकते हैं बगल लोग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखिएगा बगल लोग, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एल्युमिनियम या बॉक्साइट के उपयोग को लिखे। एल्युमिनियम या बॉक्साइट के उपयोग को लिखे, तो इसको लिखिएगा बगल लोग। एल्युमिनियम के निम्नलिखित उपयोगिता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला पॉइंट में लिखिएगा वायु के निर्माण में, है ना, वायुयान के निर्माण में, वायुयान के निर्माण में। दूसरा है विद्युत तार बनाने में। तीसरा है सफ़ेद सीमेंट बनाने में। चौथा है बर्तन बनाने में। पाँचवा है घरेलू सजावट के निर्माण में। और छठा है रसायन धातु बनाने में, है ना। तो ये था बगल लोग हमारा एल्युमिनियम, है ना, या फिर इसी को कहते हैं बॉक्साइट, है ना, के उपयोगिता को लिखे। तो इसके उपयोगिता के बारे में हम लोग देख लिए बगल लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 48 देखिएगा बगल लोग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगल लोग। चलिए देखिएगा, कहता है बिहार की जनसंख्या घनत्व का विस्तार से चर्चा कीजिए। बिहार की जनसंख्या घनत्व का विस्तार, घनत्व का, है ना, बिहार की जनसंख्या घनत्व का विस्तार से चर्चा कीजिए, ये कह रहा है, और मैंने पूरा डिटेल में बताइए। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। लिखिएगा बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, है ना, 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5 वर्गों में बांट सकते हैं, जो निम्न है। यानी बिहार की जो जनसंख्या है ना, उसको घनत्व के आधार पर, घनत्व की दृष्टि से 5 वर्गों में बांट सकते हैं, है ना। देखिए पहला कहता है बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले, है ना, बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले। तो इसमें लिखिएगा बगलो कि इसके अंतर्गत वैसा, है ना, वैसा जिले आते हैं जिनका, है ना, 1200 से लेकर 1400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व है। यानी 1200 से 1400 घनत्व वाले व्यक्ति को हम लोग, है ना, पहला पॉइंट में रखे हैं, जिसमें बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिलों को रखा गया है ना। जैसे आपको मान लीजिए, जैसे में पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, है ना, इस श्रेणी में आते हैं, है ना, अधिक घनत्व वाले जिले में आते हैं ये सब, है ना। यहाँ पे आपको, है ना, 1 वर्ग किलोमीटर में 1200 से 1400 आदमी, है ना, नजर आएंगे आपको, है ना। चलिए पॉइंट 2 में लिखिएगा। पॉइंट 2 में है बिहार के उच्च घनत्व वाले जिले, बिहार के उच्च घनत्व वाले जिले। तो इसके अंतर्गत वैसा जिले आते हैं जिनका औसत घनत्व 1000 से 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैंने 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 से 1200, है ना, व्यक्ति रहते हैं। जैसे में ले लीजिए कौन कौन सा जिला आएगा, तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा इसके अंतर्गत आते हैं वो लोग। अगला पॉइंट में लिखिएगा, तीसरा पॉइंट में कहता है बिहार के मध्य घनत्व के जिले, बिहार के मध्य घनत्व के जिले। तो इसके अंतर्गत तो वैसा जिले आते हैं जिनका औसत घनत्व 800 से लेकर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैंने एक, है ना, वर्ग किलोमीटर में 800 से लेकर के 1000 व्यक्ति जिस जिले में रहते हैं उसके हिसाब से तीसरा नंबर में बांटे हैं। जैसे में होगी हमारा पूर्वी चंपारण, है ना, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, खगड़िया, है ना, मधेपुरा, बक्सर और मुंगेर इसी प्रकार के ज़िले में आते हैं। यहाँ पे आपको जो इतना जो ज़िला लिखा गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको 800 से 1000 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में मिलेंगे आपको, है ना, 1 वर्ग किलोमीटर में। अब चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा, है ना, पॉइंट 4 में देखिएगा कि बिहार के कम घनत्व वाले जिले, बिहार के कम घनत्व वाले जिले, तो है ना, इसके अंतर्गत तो वैसा जिले आते हैं जिनका औसत घनत्व 600 से लेकर 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। माने वैसा, है ना,
जिला जहाँ पे आपको एक वर्ग किलोमीटर में 600 से 800 व्यक्ति आपको मिलेंगे। जैसे में कौन कौन सा जिला हो गया आपको, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, गया, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास और औरंगाबाद, है ना, जिले इसी श्रेणी में आते हैं। अगला है वो वाला पॉइंट नंबर 5 में, बिहार के अत्यंत कम घनत्व वाले जिले, जैसे में इसके अंतर्गत बिहार के पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई, कैमूर जिला आते हैं। इनका घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। मैंने एक वर्ग किलोमीटर में आपको 382 आदमी मिलेगा बगल। क्लियर है? तो चलिए इस तरह से हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देख लिए। अब चलिए 49 का आंसर देखिएगा बगल लोग, है ना। कहता है 49 में, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा लोग, है ना। तो इसको आंसर में देखिएगा कैसे लिखिएगा। इसका आंसर में लिखिएगा, बिहार के किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी जिले, है ना, सिंचित क्षेत्रों की दृष्टि से काफ़ी पीछे है। इन जिलों की सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक है। किशनगंज के 21.81% फसल क्षेत्र से सिंचित है ना, सिंचित है। इसके कारण इस क्षेत्र में कृषि काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बिहार राज्य कृषि प्रधान, है ना, प्रधान राज्य है। यह राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ अस्थायी सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी अधिक है बाबा लोग। अगर इस तरह से आप लिखते हैं, है ना, तो आपको एग्जाम में नंबर कटेगा नहीं बाबा लोग। कोशिश कीजिए इसको दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए बाबा लोग तो देखिएगा, कहता है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? तो देखिए पहला कह रहा है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना कहाँ है बाबा लोग? तो उड़ीसा में है आपका। तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा हमारा है आंध्र प्रदेश में, है ना। रिहंद, तो रिहंद आपका है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इस तरह से आप दे सकते हैं इसका जवाब। तो ये था बगल लोग आज का हमारा, है ना, 41 से 50 तक के क्वेश्चन का आंसर बगल लोग। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा बगल लोग। क्या कीजिएगा, है ना, इसको 1-2 बार आप अपने मन से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसको अपने तरीक़ा से लिख देते हैं, है ना, तो आपको एग्ज़ाम में एक भी नंबर कटेगा नहीं बगल लोग, है ना। आप बगल लोग, है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगल लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। अब प्लीज़ बगल लोग, है ना, आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ आप कुछ ना कुछ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से हमें यह पता चलेगा कि जो हम अपने बउआ के लिए, है ना, आप सबके लिए जो वीडियो बना रहे हैं, क्या आप लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है ना। यही हमें थोड़ा सा संदेह हो रहा है बउआ लोग। इसलिए प्लीज़, है ना कुछ आप वहां से कमेंट कीजिए, हाय लिख करके भेजिए, अपना नाम लिख करके भेजिए, या आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आप लिख करके भेज सकते हैं, है ना। या आपको वीडियो कैसा लगा जो भी आप लिख करके भेज सकते हैं। प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर लिख करके भेजिए बउआ लोग, है ना। चलिए बगल लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बगल लोग। तब तक के लिए बोलिएगा हम सब साथ में, जय हिंद।